बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। An equation of the form ax is equal to k, where a and k belongs to set of real numbers and a cannot be equal to 0 is called one variable linear equation. स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं साथ ही। 3x इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, ये है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। मैं इसको नाम दे रहा हूं 1 का, यानी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर आप ये लिख देंगे तो ये बन जाएगी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। अब नंबर 2 पर आते हैं। इसी पैटर्न पर ax प्लस by is equal to k, where a, b and k belongs to set of real numbers and इस दफा हमें टू वेरिएबल्स चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि a और b दोनों को 0 नहीं होना चाहिए। एंड a, b are not equal to 0 is called a two variable linear equation. स्टूडेंट्स, इसकी भी एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यह है एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर अगर मैं आपसे कहूं कि थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बनाएं, तो क्या आप बना सकते हैं? द आंसर इज यस। बहुत ही सिंपल है। आप उसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू k, कुछ इस तरह से। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू k, where a, b, c and k belongs to set of real numbers and a, b, c are not equal to 0 is called a three variable linear equation. इसकी भी एक सिंपल सी एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं। x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यह है एक थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपको यह भी याद होगा कि जब हमने लीनियर इक्वेशन की बात की थी तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन की भी बात की थी। सॉल्यूशन कहते किसे हैं? शाबाश, मैं आपके सामने ये इक्वेशन रख रहा हूं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? शाबाश, रिकॉल करें। सॉल्यूशन अननोन की एक ऐसी वैल्यू होती है जो वो पुट की जाए, अगर उस इक्वेशन में पुट की जाए तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब यहां पर मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए? शाबाश, x की क्या वैल्यू बनती है यहां से? अगर आपको x की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा जाए तो x की वैल्यू बनेगी 4/3। अगर आप x की जगह पर 4/3 पुट कर दें कुछ इस तरह से,
x की जगह पर 4/3 पुट कर दें तो 3 और 3 कैंसिल होगा, 4 इज इक्वल टू 4। ये जो 4/3 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हम यहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करें इस इक्वेशन के लिए तो x और y की वो क्या वैल्यू होगी कि जिसकी मदद से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। शाबाश, सोचें जरा जी। यहां पर x की जगह पर अगर आप 1 और y की जगह पर 1 पुट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगी। 2 + 2 बन जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू 4। यानी इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा 1 x की वैल्यू और 1 ही y की वैल्यू। हम इस सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यहां पर जस्ट x की वैल्यू कंसिडर होगी, दैट इज 4/3। यहां पर जो सॉल्यूशन है ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के लिए x, y और z की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑर्डर्ड ट्रिपल की सूरत में लिखा जाएगा। यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू अगर इस तरह से लिखी जाए तो हम इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और अगर इस तरह से x, y और z की वैल्यू लिखी जाए तो हम इसे कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। बात कुछ और आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो तो हम ऐसी लीनियर इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो तो हम उसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यहां पर हमने कांस्टेंट को नाम दिया है k का। अगर k की वैल्यू 0 हो जाए तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और अगर k की वैल्यू नॉन जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इफ k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन होगी होमोजीनियस। इफ k नॉन जीरो, इक्वेशन कहलाएगी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी लीनियर इक्वेशन की, 1, 2 एंड 3। मुझे आप ये बताएं कि इन तीनों में से होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी है? शाबाश, द आंसर इज दिस वन। चूंकि यहां पर कांस्टेंट यानी k की वैल्यू 0 है। यह है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और ये दोनों नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बात आगे बढ़ाते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स अगर एक कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन मौजूद हो किसी प्रॉब्लम के अंदर, एक कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हम उस कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पर बात की जा रही है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो इस सिस्टम की शक्ल किस तरह की होगी ये आपके साथ शेयर करता हूं। A system of the form a1x plus b1y plus c1z is equal to k1, a2x plus b2y plus c2z is equal to k2, a3x plus b3y plus c3z is equal to k3। स्टूडेंट्स ये है 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम। अगर k1, k2 और k3 ये तमाम जीरो ना हो, इनमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो तो हम ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इफ
K1, K2 and K3 are not all 0, then it is called non-homogeneous system of linear equations. स्टूडेंट्स, अगर K1, K2 और K3 तीनों 0 हो जाएं तो ये तीनों होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, तब ये सिस्टम जो कहलाएगा ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। लेकिन अभी हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन का नॉन होमोजीनियस होना जरूरी है, किसी एक का बस। अब हम मजीद अगर बात को आगे बढ़ाएं तो हम बात करते हैं इस सिस्टम के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। स्टूडेंट्स, x, y और z की वो वैल्यूज जो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती हैं। लेकिन अगर x, y और z की वैल्यूज तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें तो ये x, y और z की वैल्यूज उस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाती हैं। हम डेफिनेशन की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं, an ordered triple x1, y1, z1, ये ऑर्डर्ड ट्रिपल x1 x की वैल्यू, y1 y की वैल्यू और z1 z की वैल्यू, which will satisfy all the equations of the system will be called solution of system of equations. स्टूडेंट्स, अब यह जरूरी नहीं है कि किसी सिस्टम का कोई एक ही सॉल्यूशन हो, यह भी हो सकता है कि उस सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों, यह भी मुमकिन है कि उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। सो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, a system may have, in fact a non homogeneous system। ये बात आपके जहन में रहे कि हम यहां पर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। जब भी मैं सिस्टम लिखूं तो आपने समझ जाना है कि यहां पर बात नॉन होमोजेनियस सिस्टम की हो रही है। A system may have a unique solution or infinite number of solutions or have no solution at all। आसान अल्फाज में हो सकता है कि सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, हो सकता है कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों, यानी जिस तरह मैंने आपको ऑर्डर ट्रिपल लिखकर दिखाया इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स उसके लिए पॉसिबल हों, उसका सॉल्यूशन बनते हों। और यह भी हो सकता है कि उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। स्टूडेंट्स, अब एक और बात आपको याद रखनी है, एक और इनफैक्ट डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो दो डेफिनेशंस हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। Consistent system, a system which have a unique solution or infinite
number of solutions is called a consistent system, और दूसरी डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। If a system have no solution at all, is called an inconsistent system. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब हमने ये सीखना है कि किसी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में किस तरह जजमेंट की जाती है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या ये कह लें कि कैसे जजमेंट की जाती है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, या इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। स्टूडेंट्स, ये जजमेंट सीखने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। यह है स्टूडेंट्स हमारा एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यहां से बनते हैं तीन मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी उस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होगी A1, B1 और C1, और दूसरी रो A2, B2, C2, और तीसरी रो A3, B3 और C3। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसको आमतौर पर नाम दिया जाता है कैपिटल A का। दूसरा मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। यहां पर तीन अननोन्स हैं, X, Y और Z। ये एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स X, कैपिटल X। X, Y और Z, इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। तीसरा मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इसके अंदर आएंगे K1, K2 और K3। स्टूडेंट्स, मैं ये तीनों मैट्रिसेस आपके सामने लिखता हूं और बात आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स लिखते हुए आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले X के कोएफिशिएंट्स हों, फिर Y के कोएफिशिएंट्स और फिर Z के कोएफिशिएंट्स। ये जो तरतीब है इस पर आपने स्ट्रिक्टली अमल करना है। अगर तरतीब शफल्ड हो किसी इक्वेशन में तो आपको पहले X वाली टर्म, फिर Y वाली टर्म और फिर Z वाली टर्म लिखनी है और इक्वल टू कांस्टेंट्स। अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसके कोएफिशिएंट के तौर पर आपने 0 प्लेस करना है। दूसरा हमारा मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। इसको हम डिनोट करते हैं X से। यहां पर हमारे तीन अननोन्स हैं X, Y और Z। अननोन्स का नाम चेंज भी हो सकता है, X1, X2 और X3 भी यूज किए गए हैं एक्सरसाइज 3.5 के अंदर। तीसरा मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं तीनों कांस्टेंट्स। अब स्टूडेंट्स, एक और मैट्रिक्स भी बनाया जाता है कि जब हम यूज करते हैं एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये मेथड हम इनफैक्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के अंदर। इस एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म को यूज करने के लिए जो मैट्रिक्स हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंट करना कहते हैं बेसिकली ज्वाइन करने को, दो मैट्रिसेस को ज्वाइन करने को, शामिल करने को, इनफैक्ट एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसमें हम किन दो मैट्रिसेस को ज्वाइन करते हैं जरा देखिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको डिनोट किया जाता है A और साथ इस तरह से स्मॉल b। अब ये है मैट्रिक्स A और ये है इनफैक्ट मैट्रिक्स B। अब A के साथ B को शामिल कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। पहले आप A लिख लें,
और फिर यहां पर एक डॉटेड पार्टीशन आप करेंगे और पार्टीशन के बाद आप लिख देंगे तीनों कांस्टेंट्स। यह है स्टूडेंट्स हमारा मैट्रिक्स ए, यह है मैट्रिक्स बी। ये पूरा मैट्रिक्स कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम ए बी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना। अब पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में किस तरह से लिखा जाता है वो भी आपको बता देता हूं। कन्वर्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनटू अ मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन स्टूडेंट्स बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि हम कैसे लिख सकते हैं किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? शाबाश जी, ये है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है? शाबाश, ये है 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बी भी 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मैं इस मैट्रिक्स को यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? शाबाश, द आंसर इज यस। पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हैं। ये बीच वाले दो नंबर्स अगर सेम हो तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? शाबाश जी, ये है उसका ऑर्डर, यानी 3x1। अब होगा ये कि अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। राइट साइड पर भी 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है। आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब इक्वेट करेंगे तो जो फर्स्ट रो होगी उससे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, जो फर्स्ट सेकंड रो होगी उससे आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, और थर्ड रो से आपको थर्ड इक्वेशन वापस मिल जाएगी। यानी आप इंटरचेंज कर सकते हैं सिस्टम को इक्वेशंस में और इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को इनफैक्ट सिस्टम में। स्टूडेंट्स ये सीखने के बाद अब हम ये जानते हैं कि हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जजमेंट किस तरह करते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, या उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। Students, we are going to discuss how to judge that a system have a unique solution, infinite number of solutions or have no solution. सबसे पहले देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस। इफ a determinant is not equal to 0 और ये एक टेस्ट है या दूसरा टेस्ट, इफ rank of A is equal to rank of augmented matrix AB is equal to number of unknowns. स्टूडेंट्स आपके पास दो टेस्ट हैं। आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, अगर वो नॉन जीरो हो तो उस सूरत में उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, या दूसरा रास्ता यह है कि आप रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी रैंक ऑफ ए बी, और नंबर ऑफ अननोन्स तो आपको पता ही होंगे पहले से ही, अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाए तो उस सूरत में भी उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। हम यहां लिख देते हैं देन system will have a unique solution। और हमने पढ़ा था कि अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। सिस्टम
will be called consistent system. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं इस केस को। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टू वेरिएबल बेस्ड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने टू वेरिएबल सिस्टम क्यों कंसिडर किया स्टूडेंट्स? इसमें हमें समझना आसान होगा। अब कम वक्त में इस लॉजिक को समझ जाएंगे। यही लॉजिक अप्लाई होगी थ्री अननोन्स बेस्ड सिस्टम के लिए। हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिसेस में। सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स A, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनाने के लिए आप देख लें कि आपके जो x और y वाली टर्म्स हैं ये दोनों इक्वेशंस में सेम यानी सीक्वेंस में आ रही हो। पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म। यहां पर हमारे पास 1 कोएफिशिएंट, यहां -1, यहां 2 और यहां पर 1। x हमारे पास x और y दो अननोन्स और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स दैट इज B 8 and 10। और अगर बात की जाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तो वो बनेगा 1 -1 2 1 और साथ हम शामिल करेंगे, ऑगमेंट करेंगे कांस्टेंट्स को 8 and 10। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको टेस्ट 1 बताता हूं कि जिसमें हम अगर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें तो हमें पता चल जाता है कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। A डिटर्मिनेंट 1 -1 2 1 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1s are 2, ये आ गया 3 नॉन जीरो। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास नॉन जीरो। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब इस सूरत में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देख सकते हैं। सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। आप यहां इसे लिख लें टेस्ट 1। सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब आ जाएं टेस्ट 2 पर। स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 2 में हम रैंक मालूम करते हैं मैट्रिक्स A का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, और हम ये दोनों काम इनफैक्ट कंबाइन करके कर सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कंसीडर करके। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर कर लें। 1 -1 2 1 और यहां पर हमारे पास पार्टीशन 8 और 10। स्टूडेंट्स, अब आप जरा रिकॉल करें, हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया कि रैंक किस तरह मालूम किया जाता है। शाबाश जी। रैंक मालूम करने के लिए हम मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म से भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहां हम एशेलॉन फॉर्म से ही काम चला लेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू एशेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास है 1, यहां पर 1 है, तो इस 1 की मदद से हमें यहां पर 0 बनाना है। यहां 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? क्या रो ऑपरेशन होगा? हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 0। यानी हमारा रो ऑपरेशन होगा R2 - 2R1 रो इक्विवेलेंट। फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर देंगे, 1 -1 और 8। स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को और सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 1s are 2, 2 - 2 विल बिकम 0। अब नेक्स्ट 2 1s are 2, ये आ जाएगा इनफैक्ट -2। 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 3। 2 8s are 16, 10 - 16 will be -6।
स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ये एशेलॉन फॉर्म में है? द आंसर इज यस। एशेलॉन फॉर्म बुनियादी तौर पर क्या है कि ऊपर वाला लीडिंग एलिमेंट हम किसे कहते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर हो। अब ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से, और इसमें कोई जीरो रो मौजूद नहीं है। अगर होती तो उसे बॉटम पे होना चाहिए था। ये स्टूडेंट्स इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में है। अब जब एशेलॉन फॉर्म में आ चुका तो हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी है कि क्या है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा मैट्रिक्स ए, और ये पूरे का पूरा है मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नॉन जीरो रोज पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 2 है, और अगर हम सिर्फ ए में देखें तो उसमें भी 2 हैं। यानी इन दोनों मैट्रिसेस का रैंक जो बन रहा है वो बन रहा है 2। हम यहां लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी ये भी 2, और नंबर ऑफ अननोन्स एक्स और वाई 2 अननोन्स हैं, ये भी 2। ये तीनों बराबर एज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। यानी ये दोनों 2 हैं, तीनों सॉरी। सिस्टम विल हैव a unique solution। अब आपको बता देता हूं कि वो यूनिक सॉल्यूशन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये कॉलम x के कोएफिशिएंट्स हैं, ये कॉलम y के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये हमारे पास हैं कांस्टेंट्स। हम यहां लिखेंगे, अगर हम दोबारा से इस मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू -6। 3y इज इक्वल टू -6। 0x तो 0 ही हो जाएगा। यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब y की जगह पर y की वैल्यू अगर पुट करेंगे, x माइनस माइनस हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 विल बी 6। अब y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 6। ये स्टूडेंट्स हमारा है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखा जाएगा 6 - 2। आप इस सॉल्यूशन को दोनों इक्वेशंस में ट्राई करके देख सकते हैं। लेट्स ट्राई 6 और -2। स्टूडेंट्स, आप x की जगह पर 6 और y की जगह पर -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 8। 8 इज इक्वल टू 8। हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड। यही काम आप दूसरी इक्वेशन में करके देखें। 6 2s are 12, और -2 जब y की जगह पर आएगा 12 - 2 विल बिकम 10। 10 इज इक्वल टू 10। यानी हमारा सोल्यूशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये सोल्यूशन पूरे सिस्टम के लिए वैलिड है। स्टूडेंट्स, ये है केस हमारा यूनिक सोल्यूशन के लिए। आपने याद रखना है कि अगर a डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो या रैंक ऑफ a बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के और बराबर हो ये नंबर ऑफ अननोन्स के, तो इस सूरत में भी हम कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। यह है हमारा जजमेंट करने का अंदाज। अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस सूरत में एग्जिस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के, बट लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन्स के, then system will have infinite number of solutions। स्टूडेंट्स, इस केस को आप डिटर्मिनेंट की मदद से जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो नो सॉल्यूशन का केस है उसमें भी डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केस में भी डिटर्मिनेंट आ जाता है 0।
सो आप इस तरह से जजमेंट नहीं कर सकेंगे एग्जैक्टली कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। सो ये चेक जो है यही आप परफॉर्म करेंगे, यानी रैंक ऑफ ए अगर बराबर हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से लेस हो ये रैंक, तो इस सूरत में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हम देखते हैं एक एग्जांपल। स्टूडेंट्स अगेन एक टू वेरिएबल बेस्ड, टू अननोन बेस्ड हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप पहले देख लें एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म, दोनों इक्वेशंस में इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, 1 - 1 2 - 2 x आपके पास है x और y, और b मैट्रिक्स है 8 and 16, और आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहां पर बन रहा है 1 - 1 8 2 - 2 और 16। स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 1 × -2 विल बी -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उधर भी आ जाएगा, उधर आ जाएगा इनफैक्ट 2, तो -2 + 2 विल बिकम 0। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो आप एक बात तो समझ जाएं कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दो केसेस मुमकिन हैं। अब आप किस तरह से फाइनलाइज करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है? आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें और इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब यहां पर मुझे 0 चाहिए, यहां पर 0 लाने के लिए अगेन वही लास्ट जो हमने एग्जांपल में ट्रिक देखा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे R2 - 2R1 रो इक्विवेलेंट 1 - 1 8, 2 1s are 2, 2 - 2 will be 0, 2 × -1 will be -2, और -2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर भी आ जाएगा 0। 2 8s are 16, 16 - 16 will be 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुकी एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म किस तरह से है? हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोज हैं। पहली रो नॉन जीरो रो है और 0 रो नीचे है। ऐसी सिचुएशन हो तो ये हमेशा एशेलॉन फॉर्म ही कंसीडर होगी, यानी अगर 0 रो नीचे है नॉन जीरो रो ऊपर है तो ये अंडरस्टूड है कि ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें रैंक ऑफ ए, रैंक क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक ऑफ ए 1 है, रैंक ऑफ ए बी भी 1 है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन अननोन्स हमारे पास है 2। तो ये है वो सिचुएशन के जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। हियर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। यानी ये हमारे पास 1, ये भी 1, लेस देन 2। तो इस सूरत में हमारे पास सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि किस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पैदा होंगे। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को दोबारा इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। यहां पर हमारे पास आएगा, ये चूंकि x का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट, x - y इज इक्वल टू 8, x - y इज इक्वल टू 8। यहां से हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब x की वैल्यू है स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब यहां पर आप y की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर्स में से, उसकी बेस पर जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यूज x और y की वैल्यूज वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी और वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी जो हमारे पास ये मौजूद है। अब यहां पर क्या है, आप x की वैल्यू y की वैल्यू फर्ज करें 0 आपने कंसीडर की, तो y की वैल्यू जब 0 होगी, ये हम एक टेबल बना लेते हैं,
y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 8,0। y की वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 + 1 9। मैं अभी रियल नंबर्स में से कुछ वैल्यूज चूज कर रहा हूं, वरना 0 और 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद हैं। y की वैल्यू आप 2 कर दें तो x की वैल्यू बन जाएगी 10। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशंस आते चले जा रहे हैं। अब आप किसी भी सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस में। आप फर्स्ट इक्वेशन में 8 और 0 को ले आए। 8 - 0, 8 = 8, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरी इक्वेशन को ट्राई करें। 8 2s are 16, 16 - 2 × 0, यानी x की जगह पर आप 8 पुट कर रहे हैं और y की जगह पर 0। 8 2s are 16, 16 - 2 × 0 is 0, 16 = 16। दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये आपका सॉल्यूशन ट्रू है। अब आप आ जाएं दूसरे सॉल्यूशन पर। दूसरा सॉल्यूशन है 9 1। 9 - 1 is equal to 8, 9 2s are 18, 18 - 2, चूंकि y की वैल्यू है 1, 18 - 2 is 16। ये सॉल्यूशन भी ट्रू है। इसी तरह आप y को जो मर्जी वैल्यू दे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, जो x की वैल्यू आएगी तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x और y का, वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं तीसरे केस की जानिब कि जिसमें नो सॉल्यूशन एट ऑल बनता है। स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन का केस कब होगा? इफ rank A is not equal to rank AB। अगर रैंक ए बराबर ना हो रैंक ए बी के, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इस सूरत में कोई सॉल्यूशन उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 4x - y = 4 और 8x - 2y = 5। इसका मैं डायरेक्ट इनफैक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेता हूं ताकि हमारा वक्त सेव हो। हम बाकी बातें समझ चुके हैं। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 4 - 1 और 4, 8 - 2 और 5। स्टूडेंट्स, ये जो इसका हिस्सा है, इतना पार्ट ये है इनफैक्ट ए, और अगर हम टोटल कर लें, ये टोटल अगर हम कर लें तो ये है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब हमें इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे 0 चाहिए। आप यहां पर 1 बना लें तब भी दुरुस्त है, अगर ना भी बनाए तब भी काम चल जाएगा, तब भी आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर 0 लाने के लिए क्या करें जी? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी हमारा जो रो ऑपरेशन होगा वो होगा R2 - 2R1। अब रो इक्विवेलेंट, फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर दें। 2 4s are 8, 8 - 8 is 0, 2 1s are, इनफैक्ट -1 है तो -2, -2 में से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 will become 0, 2 4s are 8, 5 - 8 will be -3। अब स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ ए क्या बन रहा है जी? ये है ए। रैंक ऑफ ए है हमारे पास 1, यानी नॉन जीरो रो ए की है। रैंक ऑफ ए है हमारे पास 1 और रैंक ऑफ ए बी 2। चूंकि ए बी के अंदर ये भी एलिमेंट शामिल हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए बी के अंदर है 2। रैंक ऑफ ए है 1 और रैंक ऑफ ए बी है 2। एज rank of A is not equal to rank of AB। ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 2। सो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सो
system will have no solution. System will be इनकंसिस्टेंट. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर किसी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम का नाम देते हैं. और अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हो तो ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है. अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, हमने एशेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट किस तरह से नहीं हुआ. स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, ये कॉलम x के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये हमारे पास हैं कांस्टेंट्स. अगर हम यहां से इस रो से इक्वेशन बनाएं तो बनती है 0x + 0y = -3. ये बन गया 0 = -3. क्या ये बात दुरुस्त है? द आंसर इज नो, इट इज फॉल्स. स्टूडेंट्स अगर हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके मैथमेटिकल एरर का सामना हो, इस किस्म के मैथमेटिकल एरर का सामना हो, या आपको वाज़े तौर पर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी नजर आ जाए, तो उस सूरत में समझ जाइए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है. स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कशन की उसको जरा समराइज फॉर्म में दोबारा से सुन लें. अगर हमारा रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के और ये बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स के, तो उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा. या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. हमारे दो टेस्ट हैं इनफैक्ट यूनिक सॉल्यूशन के केस में. नंबर 2, अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के लेकिन लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन्स के, तो इस सूरत में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे. और अगर रैंक ऑफ ए बराबर ना हो रैंक ऑफ ए बी के, तो उस सूरत में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा. स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो या नो सॉल्यूशन हो, इस सूरत में अगर आप ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो जीरो आएगा. यानी ए डिटर्मिनेंट जीरो आने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है. अब रह गए दो केसेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन एट ऑल. इन दोनों की जजमेंट फर्दर करने के लिए आपको रैंक मालूम करना होगा ए का और रैंक ऑफ ए बी आपको मालूम करना होगा. और इनफैक्ट ये दोनों काम आप कंबाइंड फॉर्म में करने के काबिल होते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में. स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.